और दुनिया में जब भी किसी पत्थर की बात होती है तो मुझे लगता है कि अगर कोहिनूर की बात ना हो तो फिर वो बात अधूरी है। एक ज़माने में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था ये कोहिनूर। अब शायद नहीं रहा, अब इससे बड़ा कोई और हीरा है, लेकिन एक ज़माने में बहुत वक्त तक रहा। लेकिन ये हीरा आज भी दुनिया का सबसे बड़ा हीरा होता अगर एक कारीगर ने अपनी नादानी न दिखाई होती मुग़लिया सल्तनत के दौरान, तो शायद ऐसा होता। कोहिनूर के लेकर, इसकी कीमत को लेकर बहुत सारी बातें हैं, इसकी शराब को लेकर इसकी बातें हैं। कहते हैं कि औरतों को तो सूट करता है, लेकिन अगर मर्द ये हीरा पहने या रखे अपने पास तो उसको ताकत भी मिलती है एक साथ, और साथ ही साथ उसके बुरे दिन भी शुरू हो जाते हैं। इस हीरे को लेकर ये मान्यता है। कोहिनूर हीरा के साथ एक सबसे जो बड़ी ख़ास बात है, मैं पूरी कहानी शुरू करूं उससे पहले ये कि इसकी कीमत को लेकर दुनिया में तमाम तरह की बातें हुई, तमाम बातें की गई, लेकिन ये कोहिनूर ना आज तक बिका, ना आज तक ख़रीदा गया है। ये सिर्फ या तो एक राजा ने दूसरे राजा को तोहफे में दिया या फिर जंग में जीता, लेकिन कभी इसे ना किसी ने ख़रीदा है, ना कभी किसी ने इसको बेचा है। इसलिए इसकी एग्जैक्ट कीमत क्या होगी ये सिर्फ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अंदाज़ा लगाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं आज के दौर का जो है उससे पहले लौट के बताता हूँ। मुग़ल बादशाह बाबर के पास जब यह हीरा आया, बाकायदा ये चूँकि प्रमाणिक है, बाबरनामा जो बाबर ने लिखी है उसमें उसका जिक्र है, तो बाबरनामा में ये लिखा हुआ है कि बाबर ने जब पहली बार इस हीरे को देखा तब इसका नाम कोहिनूर नहीं पड़ा था, बस एक हीरा था। तो बाबर से किसी ने पूछा था कि इस हीरे की कीमत क्या होगी, तो बाबर ने कहा था कि पूरी दुनिया में जितने लोग हैं उन तमाम लोगों को 2 दिन का खाना आराम से मिल जाएगा इस हीरे को बेचने से जितने पैसे मिलेंगे। मतलब दुनिया में जितने भी लोग हैं, उस वक्त भी करोड़ों लोग होंगे, तो उन करोड़ों लोगों का 2 दिन का खाना एक हीरा बेचकर मिल सकता था। ये उन्होंने उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाया था। एक ईरान का बादशाह था नादिर शाह, जिसने हिंदुस्तान में हमला भी किया, और कहते हैं कि मुग़ल सल्तनत की जो आखिरी जड़ें हिली और सफाया हुआ वो नादिर शाह के इस हमले से ही हुआ था। तो नादिर शाह भी इस कोहिनूर को लेकर चला गया था, और नादिर शाह ही वो पहला राजा था जिसने इस हीरे का नाम दिया था। जब उसने ये हीरा यहाँ पे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करने के बाद और बाकी ख़जाना लेके पहुँचा, और पहली बार जब उसने इस हीरे को देखा तो देखते उसके मुंह से निकला था कोहिनूर। एक्चुअली ये कोहिनूर बाद में बना, ये जो था वो कुह-ए-नूर है। कुह शायद फ़ारसी अरबी में पहाड़ को कहते हैं, और नूर मतलब रोशनी। तो उसको देख के ऐसा लगा था इस हीरे में इतनी रोशनी थी कि उसने इसको कुह-ए-नूर उसके मुंह से निकला, और तभी से इसका नाम कोहिनूर पड़ा। तो एक्चुअली इस हीरे का नाम या नामकरण आप कहें तो जो ईरान का बादशाह था नादिर शाह, तब वो पर्शियन कहलाता था, उसने इस हीरे का नाम रखा था कोहिनूर। कुह-ए-नूर से बना था, मतलब पहाड़ की रोशनी। तो जब ये हीरा नादिर शाह की बीवी ने देखा तो नादिर शाह ने उससे पूछा कि इसकी कीमत क्या होगी। तो कहते हैं नादिर शाह की बीवी ने इसका जवाब इस तरीके से दिया था कि ईरान के हम 5 सबसे ताकतवर लोगों को बुलाएं, उन सब के हाथ में एक एक पत्थर दें, उनमें से 4 को कहें कि तुम चारों दिशाओं में अपने पत्थर जितनी ताकत से फेंक सकते हो फेंको, और 5वें से कहें कि तुम अपना पत्थर आसमान की तरफ फेंको। तो जो पत्थर जहाँ जहाँ गिरेगा और आसमान की तरफ वो जितनी ऊंचाई तक पत्थर जाएगा, जो सबसे शक्तिशाली इंसान फेंकेगा हमारे मुल्क का सब, उस पूरे दायरे में जो 4 दिशाओं में पत्थर जहाँ तक जाए और आसमान की ऊंचाई तक जहाँ तक जाए, तो ज़मीन से आसमान तक उस 5 दायरे में जितने भी सोने और जेवरात आप उससे पट दो, उन पूरे जगहों पे मतलब भर दो सोने और जेवरात से, उससे ज़्यादा कीमत होगी इस कोहिनूर की। ये नादिर शाह की बीवी ने कहा था। अब इसकी कीमत उस वक्त इन लोगों ने इस तरीके से लगाया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कोहिनूर ना कभी किसी ने ख़रीदा है ना बेचा गया है, लेकिन इसकी कीमत को लेके एक और भी चीज़ है कि करीब 60-65 साल पहले हांगकांग में एक हीरे की नीलामी हुई थी। उसका नाम था ग्राफ पिंक हीरा। यह हीरा 24.78 कैरेट का था, और ये बिका था $46 मिलियन में। जबकि जो अभी कोहिनूर है, जो इंग्लैंड में महारानी के ताज की शोभा बढ़ाता है, उसका वेट है 105 कैरेट के करीब। एग्जैक्ट जो है वो है 105.6 कैरेट। तो कोहिनूर के इसी हांगकांग में बिकने वाले हीरे के मुकाबले में जब हिसाब लगाया गया तो कहा गया कि इस वक्त इसकी कीमत होगी करीब 1,500 करोड़ रुपए। एक कोहिनूर 1.506 कैरेट, तो लगभग 1,500 करोड़ रुपए की कीमत होगी। हालांकि ये सिर्फ हवाई बातें हैं, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ना कभी ये बिका है ना ख़रीदा गया है।
अब सवाल है कोहिनूर है क्या, क्यों इसके साथ सारी कहानियाँ जुड़ी हुई, क्यों ये इतना दुनिया भर में फेमस है, जब भी हीरे का पत्थर का नाम आता है कोहिनूर का ही जिक्र क्यों होता है। कोहिनूर का इतिहास कहते हैं हालांकि बहुत 5000 साल पुराना है, और इसको महाभारत के काल से भी जोड़ते हैं। कहते हैं कि ये कृष्ण के दौर में भी था, और कृष्ण के ज़माने में ये सबसे बड़ा हीरा था। एक और कहानी ये है कि एक नदी के बहुत नीचे तल से ये एक हीरा बरामद हुआ था। लेकिन ये सब कहानियाँ हैं, इसको लेकर कोई ऐतिहासिक प्रूफ नहीं है, हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। एविडेंस कहाँ से मिलता है, क्योंकि एविडेंस के ऊपर बात की जानी चाहिए। वो मिलता है करीब 1300 ईस्वी, मतलब 1300 सदी में के आसपास की बात है। कहते हैं कि ये जो हीरा है कोहिनूर, याद रखिएगा कि कोहिनूर का नाम कोहिनूर नहीं था, बस एक सबसे बड़ा हीरा था। यह आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा खदान से बरामद हुआ। गोलकुंडा बहुत फेमस जगह, आप लोग जानते भी होंगे, और अभी वो जो इलाका है वो गुंटूर इलाके में आता है आंध्र में। तो गोलकुंडा एक बहुत बड़ा हीरे का खदान था, और कहते हैं उस वक्त दुनिया में इससे बड़ा खदान कोई नहीं था। बाद में ब्राज़ील में एक हीरे का खदान मिला, लेकिन उससे पहले 1300 में सबसे बड़ा खदान अपने देश में था, और वो था आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा में, जहाँ एक से एक बहुत बड़े नामी नामी हीरे निकाले गए। तो इसका इतिहास ये कहता है कि ये गोलकुंडा के खदान से ही ये हीरा बरामद हुआ था, और उससे पहले की जो सारी कहानियाँ उसका कोई सबूत नहीं है। बाबरनामा में, जो बाबर की कहानी है, उसमें इसका जिक्र है कि 1294 में यह हीरा ग्वालियर के एक राजघराने के पास था, लेकिन उस वक्त ये बस एक हीरा के तौर पर था। बहुत सारे हीरे होते हैं, बस ये था कि ये काफ़ी बड़ा है। देन 1306 में पहली बार इस हीरे के बारे में कहानी आनी शुरू हुई, और ये कहा गया, उस वक्त बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने हीरा देखा, और एक में भविष्यवाणी की कि हीरा जिसके पास भी रहेगा वो दुनिया पे राज करेगा, दुनिया पे हुकूमत करेगा, लेकिन उसके बुरे दिन यानी बदकिस्मती का दौर भी उसके साथ साथ शुरू हो जाएगा। मतलब एक तरफ वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनेगा, दूसरी तरफ उसकी बर्बादी के दिन भी शुरू हो जाएंगे। इस हीरे को लेकर एक श्राप था, जो उस वक्त ये कहानी शुरू हुई, लेकिन उस वक्त लोगों ने इस चीज़ों को माना नहीं। मानना कब शुरू किया, जो ऑफिशियली फिर इस हीरे का मालिक सामने आया, वो काकतीय वंश के पास, उस वक्त इनकी हुकूमत थी, हिंदुस्तान के अंदर थे काकतीय वंश पूरा, और उसके पास ये हीरा था। कहते काकतीय वंश के पास जब ये हीरा आया, उसके बाद उनके बुरे दिन आने शुरू हो गए, और तभी से फिर लोग इस हीरे के श्रापित होने की बात को मानने लगे। काकतीय वंश के पास ये हीरा आया था करीब अराउंड 1306, 7, 8, 9 के बीच की बात हुई है एग्जैक्ट। और 1323 में तुगलक शाह प्रथम ने काकतीय शाह वंश के खिलाफ जंग छेड़ी, और पूरी तरीके से काकतीय वंश को समाप्त कर दिया और कब्जा कर लिया, और फिर ये तुगलक के पास हीरा पहुंच गया। तब से उसके बाद कहते हैं कि जिस राजा ने इस हीरे को अपने पास रखा वो बर्बाद होना शुरू हुआ, क्योंकि इसका श्राप ये था कि कोई भी इस हीरा को रख के ताकतवर तो बन सकता है, जंग जीत सकता है, दुनिया जीत सकता है, लेकिन उसके बुरे दिन भी शुरू होंगे। और इसीलिए धीरे धीरे करके जिन जिन के पास ये हीरा आता गया, उनका वंश समाप्त होता गया। काकतीय वंश के बाद ये हीरा मोहम्मद बिन तुगलक ने चूंकि जीता था जंग करने के बाद, उसके पास आ गया। लेकिन फिर तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के आगे आने वाले दौर बुरे होने शुरू हुए, और फिर धीरे धीरे कुछ हाथों से होता हुआ ये मुगलिया सल्तनत के पास आ गया, और मुगलिया सल्तनत में अलग अलग वक्त में अलग अलग राजाओं के पास रहा। बाबर के पास रहा, तब इस हीरे का नाम बाबर हीरा रखा गया था। जब मुगलिया सल्तनत के जो पहला राजा था बाबर, ये हीरा जब उससे मिला तो कहते हैं कि इसका नाम बाबर हीरा रखा गया था, क्योंकि ये अनोखा हीरा था, साइज में बहुत बड़ा था। लेकिन फिर बाबर का राज चला गया, अकबर आते हैं। कहते हैं मुगल पीरियड में मुगलों के बादशाहों में इकलौता एक अकबर था जिसने इस हीरे को अपने पास नहीं रखा, बल्कि उसने खजाने का हिस्सा रखा, लेकिन अपने पास न कभी उसको उसने पहना, न कभी अपनी गद्दी का हिस्सा बनाया, न किसी और चीज़ का, बस उसको एक ख़जाने में रखा। और इसीलिए कहते हैं कि अकबर बादशाह ने काफ़ी लंबे वक्त तक हुकूमत की। अकबर बादशाह के दौरान टाइम में तमाम चीज़ें हुई, और हिंदुस्तान में अकबर बादशाह की पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा मुगलों में जितनी भी होती है उसमें अकबर की होती है। उसके पीछे एक लोग बहुत सारी लॉजिक ये भी देते हैं कि अकबर बादशाह ने इस हीरे को कभी अपने पास नहीं रखा था। बाद में मुगलों सल्तनत के फिर अलग अलग बादशाहों के पास ये हीरा आता गया। फिर ये शाहजहाँ के पास आया, और शाहजहाँ ने इस हीरे को कहते हैं कि इतना पसंद था कि फिर शाहजहाँ ने इसको अपने तख्त में इस हीरे को जड़वा दिया, और उस तख्त का नाम था तख्त ताऊस। हिस्ट्री में बड़ा फेमस है ये। लेकिन इस हीरे को तख्त में जड़वाने के बाद फिर शाहजहाँ के बुरे दिन शुरू हो गए। औरंगज़ेब ने खुद अपने बाप शाहजहाँ को बंदी बना लिया, महल में ही नज़रबंद कर दिया। इस दौरान में जो शाहजहाँ की बेगम मुमताज़ महल, जिनके नाम पे ताज महल है, उनका इंतकाल हो गया, उनकी मौत हो गई। कहते हैं कि इस सब की वजह भी यही हीरा और इसका श्राप था। अब औरंगज़ेब के पास ये हीरा आया, औरंगज़ेब ने अपने भाइयों को भी मराया, फिर बाप को कैद किया ही था शाहजहाँ को। औरंगज़ेब ने इस हीरे की चमक वापस लाने के लिए, उसको लगा कि इस हीरे में और चमक होनी चाहिए, उसने विदेश से एक जगह एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रही, एक कारीगर को बुलाया था कि इस हीरे की पॉलिश और बाकी चीज़ें करके और इसमें चमक वापस लाओ। तब ये 793 कैरेट का हीरा हुआ करता था। कहते हैं वो जो कारीगर आया और यहाँ पे उसने जब उस हीरे को चमकाना शुरू किया
लेकिन वो अनाड़ी निकला और उससे के हाथ से इस हीरे के टुकड़े हो गए और 793 कैरेट का यह हीरा छोटा होकर 186 कैरेट का हो गया। मतलब लगभग आप ये देखिए कि 600 कैरेट उसने बर्बाद कर दिए, उसको साफ और उसको और ज़्यादा उसमें चमक और शाइनिंग लाने के लिए। इस पर औरंगज़ेब बहुत नाराज़ भी हुआ था, कहते हैं कि बहुत भारी जुर्माना भी लगाया था उस पर। लेकिन फिर औरंगज़ेब के भी बुरे दिन आने शुरू हो गए, हीरे का साइज़ भी छोटा हो गया और तभी 1739 में 1739 में ये जो ईरान फारसी उस वक्त जो कहते थे, नादिर शाह ने मुग़ल सल्तनत पे हमला किया, एक तरह से मुग़ल सल्तनत का सफाया ही कर दिया और उसके बाद बाकी अपने ख़जाने के साथ ये हीरा भी ले गया। और जब वो हीरा ले गया, जब पहली बार उसने इस हीरे को देखा, जो मैंने शुरू में आपको बताया था, उसके देखते ही मुँह से निकला था कि कोह-ए-नूर, कि पहाड़ की रोशनी। तो कोहिनूर का असली मतलब है पहाड़ की रोशनी। तो उसे इतना अच्छा लगा था और उसके बाद फिर नादिर शाह ने ये हीरा अपने पास रखा, लेकिन इस हीरे ने अपना वहाँ पे भी असर दिखाया। कुछ दिन के बाद नादिर शाह के अपने लोगों ने ही नादिर शाह का कत्ल कर दिया। नादिर शाह के कत्ल के बाद नादिर शाह का पोता जो है, उस वक्त छोटी उम्र थी, शाहरुख, आगे का नाम पता नहीं क्या है, उसको तख्त पे बैठाया गया और जो उस वक्त सेनापति था नादिर शाह का, अहमद अब्दाली, हिस्ट्री में नाम है इसका भी, उसने नादिर शाह के पोते को संरक्षण दिया और उसके मतलब राजपाट संभालने के लायक बनाया और जान भी बचाई दुश्मनों से। तो कहते हैं कि उस शाहरुख ने बाद में इस अहमद अब्दाली की इस सेवा से खुश होकर वो जो हीरा था कोहिनूर, वो गिफ्ट कर दिया। अहमद अब्दाली का वंश अफ़गानिस्तान से रिश्ता रखता है। तो ये हीरा पहली बार गिफ्ट के तौर पे नादिर शाह के पोते ने अहमद अब्दाली अपने सेनापति को दिया, जो कि काफ़ी बहादुर और सब कुछ, मतलब उसका एक नाम था। अहमद अब्दाली इस हीरे को अपने वंशज के पास अफ़गानिस्तान ले आया और वहाँ पे जब आया तो उधर नादिर शाह की भी हत्या हो गई थी, अपने ही लोगों ने मार दिया था। फिर ये अफ़गानिस्तान के जो राजा थे, अहमद शाह दुर्रानी, ये हीरा अहमद अब्दाली से होते हुए अहमद शाह दुर्रानी तक पहुंच गया अफ़गानिस्तान में। अब पहली बार, पहले हिंदुस्तान से निकला, फिर ईरान गया, ईरान के रास्ते अब ये अफ़गानिस्तान पहुंच गया। जब अहमद शाह दुर्रानी के पास ये हीरा आया कोहिनूर, इसके बाद अहमद शाह दुर्रानी की भी मौत हो गई। फिर उसके जो वंशज थे उत्तराधिकारी शाह शुजा दुर्रानी, वो हीरा कोहिनूर उन तक पहुंचा। लेकिन फिर शुजा की भी कुछ दिन के बाद उसके अपने ही एक मोहम्मद शाह ने तख्ता पलट कर दिया और वो राजा बन गया। अब ये हीरा अपना असर दिखा रहा था। 1813 में जो अफ़गानिस्तान में जिसको बेदखल कर दिया गया था शाह शुजा, वो किसी तरीके से फिर कोहिनूर हीरे के साथ अपनी जान बचाकर अफ़गानिस्तान से लाहौर पहुंच गया, लेकिन कोहिनूर अपने साथ ले गया था। तो शाह शुजा, चूँकि उसके पीठ पे एक तरह से चूरा घोंपा गया था, धोखे से उसकी सत्ता हथिया ली गई थी अफ़गानिस्तान के राजा से, उसको बेदखल कर दिया, तो उसके लिए अपनी जान बचाना मुश्किल था। लेकिन वो जान बचाया और किसी तरह लाहौर पहुंचा कि कहीं से और मदद लूँ और फिर अपना तख्ता वापस लूँ। और तब वो लाहौर पहुंचा और उस वक्त जो पंजाब के राजा थे महाराजा रंजीत सिंह, उसने महाराजा रंजीत सिंह से मदद मांगी कि अफ़गानिस्तान में मेरी हुकूमत वापस दिलाने में आप मदद करें। कहते हैं महाराजा रंजीत सिंह ने मदद की और साथ में यही कहा, फिर कोहिनूर के बारे में उन्होंने भी सुना था और मदद के बदले कोहिनूर हासिल किया महाराजा रंजीत सिंह ने। इसके बाद अफ़गानिस्तान में बाकायदा उस वक्त अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ रही थी, तो अफ़गानिस्तान में शाह शुजा की गद्दी वापस दिलवाई महाराजा रंजीत सिंह ने और इसके बदले में वो कोहिनूर हीरा अब महाराजा रंजीत सिंह की मिल्कियत हो गई। अब महाराजा रंजीत सिंह के पास ये हीरा वापस, ये हिंदुस्तान से ईरान, ईरान से अफ़गानिस्तान, तब लाहौर भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, फिर लाहौर से पंजाब महाराजा रंजीत सिंह के हाथ में। अब ये कोहिनूर वापस हिंदुस्तान में आ चुका है। लेकिन हीरे ने फिर अपना असर दिखाया। उस वक्त महाराजा रंजीत सिंह के बारे में कहा जाता था कि ये अपराजय है, इनको कोई हरा नहीं सकता। उनकी ताकत, उनकी सत्ता का सब लोहा मानते थे, अंग्रेज़ भी घबराते थे। लेकिन कोहिनूर हीरा आने के बाद कहते हैं कि अचानक महाराजा रंजीत सिंह पर भी इसका असर हुआ। कुछ दिनों बाद ही वो बीमार रहने लगे, उन्हें लकवा मारा और फिर अंग्रेज़ों ने उधर चढ़ाई कर दी। कुछ अपने गद्दार भी निकले और उस वजह से महाराजा रंजीत सिंह जंग हार गए और जो उनके बेटे थे
वो भी उस वक्त कुछ कर नहीं पाए। और आखिर में फिर ये अंग्रेज़ जो है यहाँ हावी हो गए, ईस्ट ऑफ इंडिया कंपनी जो वो थी ही थी। तो अब महाराजा रंजीत सिंह से उनसे जंग जीतने के बाद ये हीरा और बाकी ख़जाना महाराजा रंजीत सिंह का अंग्रेज़ों के हाथ लगता है, घूमते हुए 1300 से लेके अब ये बात आ रही है करीब 1936 की। अंग्रेज़ों के हाथ लगा, अंग्रेज़ इसको अपने पास रखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक्त जो थी, फिर उसने कहा, उसने भी ये सुना था कि इस हीरे के साथ एक श्राप है कि जो भी राजा या जो भी मर्द इसको अपने पास रखता है उसको इसका श्राप लगता है और वो पूरा का पूरा वंश ही ख़त्म हो जाता है। और लेकिन ये भी पता है कि अगर औरतें इसको धारण करें तो शायद उतना असर नहीं होता है। कहते हैं महाराजा रंजीत सिंह के पास जब ये हीरा आया और आखिरी दिनों में जब उन्हें लग रहा था कि ये जंग हार जाएंगे और सारी चीज़ें, तो उन्होंने अंग्रेज़ों से एक ये विनती भी की थी कि इस हीरे को वो उड़ीसा में एक मंदिर में रखवाना चाहते हैं, और वो मंदिर शायद पुरी का मंदिर था। लेकिन अंग्रेज़ माने नहीं, उनको भी कोहिनूर के बारे में पता थी, उसकी अहमियत कीमत सब मालूम थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस हीरे को लिया। एक कहानी ये भी है कि महाराजा रंजीत सिंह के बेटे, जब उनकी उम्र उस वक्त 13 साल थी, उसके ज़रिए ईस्ट ऑफ इंडिया कंपनी जो है यहाँ से इंग्लैंड ले गई महाराजा रंजीत सिंह के बेटे को साथ लेकर, और ये महारानी को गिफ्ट करवाया था जंग जीतने और उसके तौर पर। लेकिन जब ये वहाँ पहुँचे इंग्लैंड, तो करीब 40 दिन तक इस हीरे पे फिर काम किया गया, इसकी चमक और बाकी चीज़ वापस लाने के लिए। कोई डच वो था जिसको बुलाया गया, और महारानी ने भी फिर वो हीरा देखा। तो अभी तक ये हीरा 186 कैरेट का था, 186 कैरेट का। लेकिन फिर महारानी को उसका कुछ शेप और कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई, फिर उसको बुलाया गया, उसको तराशा गया। हालांकि कहते हैं इस तराशने के बाद ये कोहिनूर और ज़्यादा खूबसूरत हो गया, और ज़्यादा निखरा। लेकिन इस तराशने के बाद ये 186 कैरेट का कोहिनूर अब 105.6 कैरेट का रह गया था सिर्फ। कहाँ 793 कैरेट से शुरू हुआ था और कहाँ अब ये 1.506 मतलब 105.6 कैरेट पर ये आकर रुक गया। इसके बाद महारानी को पता था इस हीरे के श्राप के बारे में कहानियाँ चल रही थी, तो उन्होंने इसको अपने ताज में जड़वा दिया बाकी हीरे मोती के साथ, और महारानी के उस ताज का कोहिनूर एक हिस्सा बन गया। लेकिन साथ में कहते हैं महारानी ने उस वक्त एक वसीयत की कि इंग्लैंड में जो भी अगर कोई पुरुष राजा बनता है तो ये कोहिनूर और ये ताज वो नहीं पहनेगा, बल्कि उसकी पत्नी पहनेगी, यानी महारानी पहनेगी, पुरुष कोई भी नहीं पहनेगा। तो आज तक ये परंपरा है इंग्लैंड में चली आ रही है कि ये ताज, ये जो कोहिनूर है को वहाँ की महारानी के ताज का हिस्सा है, लेकिन इसे वहाँ का कोई राजा नहीं पहन सकता है। जो भी पहनेगी वो महिला होगी, राजा की पत्नी होगी, वही पहन सकती है, राजा खुद इसको धारण नहीं कर सकता है। ये घूमते घुमाते इंग्लैंड पहुँचा, आज भी इंग्लैंड में है, महारानी के ताज का हिस्सा। आप सबने तस्वीरों में बाकी जगह देखा होगा, बीच में खोला भी गया था लोगों को, बहुत पहले एक बार इसको म्यूज़ियम में भी दिखाया गया था। तो लेकिन अब इसके साथ ये भी हुआ कि इस हीरे पे जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उसके बाद क्लेम किया और इंग्लैंड से कहा गया कि ये कोहिनूर पे हमारा हक है तो हमें दिया जाए। उधर पाकिस्तान में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने इंग्लैंड में ये दावा ठोका, उन्होंने कहा कि ये चूँकि लाहौर के थ्रू गया और कोहिनूर पे हमारा हक है, तो उन्होंने भी हक जताया। उधर ईरान में चूँकि नादिर शाह वहाँ का पर्शियन था और उसने वो ईरान में ले गया था, तो ईरान ने भी एक वक्त में इसको क्लेम किया था कि कोहिनूर पे हमारा हक है। लेकिन किसी को ये हीरा नहीं मिला। आज भी कोहिनूर जो है वो इंग्लैंड के महारानी के ताज का हिस्सा है। लेकिन अब यहाँ पे एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसके श्रापित होने की आखिरी बात। कहा गया कि जिसके पास भी रहेगा वो पूरी दुनिया पे राज करेगा, लेकिन उसके बुरे दिन शुरू होंगे, पहले से कहा गया था। इंग्लैंड में ये हीरा पहुँचता है करीब 36-40 की बात होगी, 1900। उससे पहले दुनिया के आधे देश पर इंग्लैंड की हुकूमत थी। अब यह हीरा कोहिनूर इंग्लैंड पहुंचा, महारानी के ताज का हिस्सा बना। धीरे धीरे करके दुनिया की ये जो आधे देश पे हुकूमत थी, इतने सारे मुल्कों पे, एक एक कर सारे देश आज़ाद होते गए। और उसके बाद आज हम सब जानते हैं कि इंग्लैंड की हुकूमत कहाँ तक सिमटी है। कहते हैं एक वक्त था कि जब ये कहते थे कि अंग्रेज़ों के ज़माने में, अंग्रेज़ी हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता है, मतलब जहाँ जहाँ सूरज उगेगा और डूबेगा समझ लीजिए कि वहाँ वहाँ उनकी हुकूमत है। तो कोहिनूर के जाने से पहले दुनिया के आधे देश पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, उनका राज चलता था। लेकिन कोहिनूर वहाँ पहुँचने के बाद एक एक कर वो देश भी जो है आज़ाद होते गए, सब आज़ाद हैं। आज इंग्लैंड एक अकेला है अपना, और किसी और कंट्री पे कहीं पे उसका राज नहीं है, लेकिन कोहिनूर वहीं है।
और एक महिला के पास है जो उसका धारण कर रही है, और इससे ये भी एक होता है कि शायद ये श्रापित है लेकिन महिलाओं के लिए नहीं है, लेकिन असर उसने ज़रूर दिखाया कि धीरे धीरे अंग्रेज़ों का जो राज है वो ख़त्म कर दिया। इसके बारे में एक आखिरी चीज़ वो ये है कि कहते हैं कि ये कोहिनूर सिर्फ 2 लोगों के लिए श्रापित नहीं है, एक महिला धारण करे तो, या फिर एक भगवान के पास आप भेज दें, इसको चढ़ा दें तो, बाकी कोई भी अगर पुरुष इसको पहनता, अपनाता, धारण करता किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में, तो अपना असर दिखाएगी। तो ये थी पूरी कोहिनूर की कहानी, जो मुझे लगा कि आज थोड़ा सा क्राइम से हट के हिस्ट्री की भी बात कर लेते हैं, और जितनी जानकारी समेट सकता था आप तक पहुंचाई। कुछ कमियां रही हों तो बताइएगा, कुछ और चीज़ें हों तो बताइएगा। जैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे अभी कौन सी स्टोरी थी, उड़ीसा पार्सल बम के बारे में कई लोगों ने कहा, वो मैं बताऊंगा। तो आगे मैं सवाल लूँ उससे पहले कुछ नोट करके लाया हूँ। वीर दमन सिंह है, शिमला से है, और ये शिमला के युग हत्याकांड की कहानी सुनना चाहते हैं, जल्दी आपको सुनाता हूँ। राजीव ठाकुर हैं, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रॉबरी केस थी 1975 की, वो कहानी सुनना चाहते हैं। पुराने लोग खोद कर निकाल रहे हैं, अच्छी बात है, सुनाता हूँ। शैलेंद्र सिंह है, ये मुसौद राव की और भी इससे जुड़ी हुई जासूसी दुनिया की कहानी सुनना चाहते हैं, और शैलेंद्र सिंह जी ने बड़ा, ये स्वीडन में है, भी बड़ा खूबसूरत मेल लिखा, थैंक यू वेरी मच शैलेंद्र जी। अमित राजन है, चेन्नई से हैं, ये जॉली टोपन की कहानी सुनना चाहते हैं। ये अमेरिका की एक सीरियल किलर थी, एक लेडी सीरियल किलर, जिसने शायद 31 मर्डर किए थे, लेकिन कहते हैं कि 100 के करीब हो सकता है। तो जॉली टोपन की कहानी सुनना चाहते हैं, किसी दिन ज़रूर आपको सुनाता हूँ। कपिल द्विवेदी हैं, ये कहते हैं कि बहुत ज़माना हो गया आपने क्रिकेट के ऊपर कोई कहानी नहीं सुनाई। तो कपिल साहब, कोशिश करता हूँ जल्दी, आजकल वैसे भी कोई अच्छा मैच वैच चल नहीं रहा, बोरिंग सा चल रहा सब कुछ। डॉक्टर एस एन वाजपेयी हैं, ये अपने पिता के साथ डेली जब कानपुर में रहते हैं, और नहीं हाँ कानपुर में ही रहते हैं, जब ये क्लिनिक बंद करके जाते हैं तो दोनों पिता पुत्र कहानी सुनते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, चलिए इसी बहाने आप दोनों साथ में कहानी भी सुनते हैं, अच्छा लगा सुनकर। और ये कानपुर की कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मैं जल्दी सुनाता हूँ। पीयूष गोयल है, ये कोरियर कंपनी के बारे में जो मैंने आपको बताया था, कई अलग अलग लोगों ने कहा है, उनका ये था कि कोरियर कंपनी पर क्या केस नहीं बनना चाहिए कि उसने इस पार्सल को ऐसे भेजा, गलती की, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आप क्या भेज रहे हैं उससे पहले चेकिंग और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं है। इनका एक और सवाल था कि क्या नॉन बेलेबल केस में बेल मिल सकती है। नॉन बेलेबल केस में बेल मिल सकती है, लेकिन उसकी एक पीरियड होती है, एक म्याद होता है, एक तय वो होता है सीमा। कोई भी जब नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है और आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बाद कोर्ट के थ्रू उस क्राइम को देखते हुए, हालांकि नॉन बेलेबल ज़्यादातर ही संगीन ही मामला होता है, तो कोर्ट देखता है, कई बार ये होता है कि चार्जशीट दाखिल हो गई, अब गवाह को या सबूत को आप टेम्पर नहीं कर सकते, तो जमानत दी जा सकती है। लक्ष्मी मूर्ति जी हैं, हमेशा की तरह इन्होंने अच्छा मेल लिखा है, 2 बार इन्होंने ये पार्सल बम की कहानी सुन ली थी, थैंक यू वेरी मच। सौरभ चौधरी हैं, फैज़ाबाद से हैं। शुभम सतपति हैं, इनका ये कहना था कि 2 लेटर भेजा था पार्सल बम में, एक नहीं। और इनका ये भी कहना था कि इन्होंने कहानी बताई कि एक बार पूछताछ के लिए बुलाया था जो मेन एक्यूज़, जो प्रिंसिपल की कुर्सी जिसकी चली गई थी, और उसको पानी पीने के लिए दिया, और फिर अचानक जब वो पानी पी चुका, गिलास बाहर ले गया, और उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट लिए थे और हमने वो मैच कर गए हैं। तो फिर वो डर गया और उसने सारी चीज़ें बता ली, और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उस वक्त क्राइम ब्रांच के जो आईजी थे अरुण बोथरा, उनका बड़ा रोल था इस केस को सॉल्व करने में। तो थैंक यू वेरी मच शुभम सतपति जी इतनी जानकारी देने के लिए। निशांत सिंह है, हैप्पी बर्थडे निशांत सिंह साहब, एडवांस में आपका बर्थडे, हालांकि कल है, 11 तारीख है, और ये शायद कानपुर से हैं लेकिन मुंबई में रहते हैं। विकास सक्सेना है, इनका ये कहना था कि मैंने पार्सल बम की कहानी बहुत जल्दबाजी में सुनाई और निकल गया, और हम सब आपका इंतज़ार करते हैं बड़े उससे और बहुत प्यार से, बट आप जल्दबाजी में देखे, तो उस दिन मैंने आपको बताया काम था इसलिए मैं भाग गया था। गोल्डी रॉय है, इनका एक कहना, और मैं शायद इनसे सहमत भी हूँ गोल्डी रॉय से, कि 2 अक्टूबर को मैंने कोई कहानी सुनाई थी, उसमें गांधी जयंती की बात भी थी, तो बहुत सारे हमारे क्राइम तक की फैमिली के लोगों ने बापू के बारे में आप शब्द का इस्तेमाल किया था। मेरा अपना मानना है, हर इंसान की अपनी राय होती है हर एक के बारे में, बट वो राय अगर इस तरीके के प्लेटफॉर्म पर जहाँ अगर क्राइम तक एक फैमिली है, तो बहुत सारी महिलाएँ भी हमारी है जो इसमें जुड़ी होती हैं, आप सब भी उसमें होंगे, बहुत सारे होंगे, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, तो अच्छा नहीं लगता कि वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे या वो पढ़े। जैसे मैं ही नहीं चाहूँगा कि अगर मैं कुछ घटिया चीज़ लिखूँ तो मेरी बीवी या मेरी बहन या मेरी बेटी उसको पढ़े या देखे उस कमेंट्स को। तो अगर हम सब ये चीज़ें सोचना शुरू कर दें, अपने ऊपर लेना शुरू कर दें, सबसे अच्छा काम होता है एग्जाम्पल हम खुद पे ले लें, तो शायद हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। जो चीज़ हम अपनी फैमिली को नहीं पढ़ा सकते, हम वो दूसरों की फैमिली के लिए भी नहीं लिख सकते। तो मैं आपसे सहमत हूँ गोल्डी राय जी, और बापू के बारे में आपके और बाकी किसी भी नेता, किसी भी शख्स के बारे में अलग अलग राय हो सकती है, ज़रूरी नहीं हर इंसान की राय एक हो, लेकिन शालीनता और मर्यादा के दायरे में होनी चाहिए वो चीज़ें, और कम से कम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप किसी की बुराई करें, लेकिन बुराई के साथ किन भाषा में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसका ख्याल रखें, तो शायद यही इसी का नाम संस्कार है। तो थैंक यू वेरी मच गोल्डी राय साहब ये चीज़ बताने के लिए, ताकि पूरी फैमिली को भी ये बता दिया। अभिषेक सिंह है,
इनके भी हाल में शादी हुई, अजीब चीज़ लिखी इन्होंने कि बहुत जल्दी जल्दी शादी हुई है, लेकिन दोनों पति पत्नी कहानी सुनते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, सुनते रहिए आप लोग।